हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मास्टर डिग्री में हिंदी यानी एमएचडी। तो एमएचडी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमएचडी 02 आधुनिक हिंदी काव्य, जिसमें हम ब्लॉक 1 के इकाई 1 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की आधुनिक कविताएं के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र का आधुनिक कविताएं, जिसमें हम सबसे पहले राजभक्ति से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राजभक्ति आधुनिक कविताओं में भारतेंदु की उन सभी कविताओं को लिया जा सकता है जो उन्होंने ब्रिटिश शासनाध्यक्ष, ब्रिटिश राज और देशभक्ति के बारे में लिखी है। भारतेंदु ने अपनी प्रथम कविता महारानी विक्टोरिया के प्रति एल्बर्ट की मृत्यु पर 1861 ईस्वी में लिखकर उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। इसी प्रकार महारानी के द्वितीय पुत्र ड्यूक ऑफ एडिनबरा के 1869 में भारत के आगमन पर श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखकर भारतेंदु अपना हर्ष प्रकट करते हैं। 1870 में मेंज ड्यूक ऑफ एडिनबरा के बनारस आने पर और 1871 में प्रिंस ऑफ वेल्स के बीमार पड़ने पर, 1874 में प्रिंस के रूसी राजकुमारी के साथ विवाह होने पर तथा 1875 में भारत आने पर भारतेंदु ने उनके सम्मान में कविताएं लिखी। यह नहीं, प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत का दुख जानने के लिए आया हुआ मानकर वह उनके सामने भारत की पीड़ा को इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये सब बाकी इसको इस पे नहीं जाते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा ठीक से। आइए नेक्स्ट चलते हैं। भारतेंदु की ऐसी कविताएं के आधार पर उन ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहने का आरोप भी लगाया जाता रहा, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है कि डॉक्टर शंभुनाथ सिंह प्रश्न करते हैं, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत व्यवहार के स्तर पर अंग्रेजों से कभी बिगाड़ नहीं किया और उनका अनेक अवसरों पर सत्कार किया। तो 19वीं शताब्दी के एक राजभक्त परिवार के सदस्य से यह आशा क्यों करनी चाहिए। वह उपनिवेशवाद विरोधी वैचारिक संघर्ष में भी अंग्रेजों को एक ही नजर से देखेगा और उसे मानवीय रिश्ते जोड़ लेगा। लेकिन मूल सवाल यह भी नहीं है। मूल सवाल यह है कि 1857 के राष्ट्रीय संग्राम के होने के बावजूद भारतेंदु महारानी विक्टोरिया के प्रति और ब्रिटिश लॉर्ड आदि के प्रति सहानुभूति समान प्रदर्शन क्यों करते रहे। इसका जवाब 1857 से पूर्व अंग्रेजी राज और 1857 के बाद अंग्रेजी राज के फर्क को रेखांकित करने पर मिल सकता है। 1857 से पूर्व अंग्रेजों की नीति भारत को सिर्फ लूटने खसोटने की रही थी। उनकी निगाह में सभी शोषण के पात्र थे। जमींदार, नवाब, किसान, स्त्री, पुरुष सभी समुदाय के लोगों में उनके लिए कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन राष्ट्रीय संग्राम के बाद ब्रिटिश हुकूमत के आते ही अंग्रेजों की नीति में गहरा अंतर आ गया। 1858 के अपने घोषणा पत्र में महारानी ने जो लंबे चौड़े वायदे किए थे, उन्हें पढ़कर कोई यह नहीं कह सकता था कि ब्रिटिश यहाँ लूट खसोट के मकसद से पाव जमा रहा है। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया था कि हमारी यह इच्छा है कि जहां तक संभव हो सके बिना किसी जाति धर्म विभेद के हमारी प्रजा नौकरी उन पदों को पर नियुक्त हो सके जिनके पालन की योग्यता उनमें अपनी शिक्षा, योग्यता और ईमानदारी के कारण हो। महारानी ने भारतीयों के धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप न करने का भी आश्वासन दिया। संभवतः यही कारण है कि भारतेंदु महारानी विक्टोरिया के प्रति इतना सम्मान प्रदर्शित करते थे और भारत के कल्याण की ही उनसे अपेक्षा रखते थे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उस समय तक देश की राजनीतिक हालत ऐसी हो चुकी थी कि नवाबों, राजाओं, सामंतदारों की आलसी शोषण परक प्रवृत्तियां से प्रजा बेहाल थी। सामाजिक बुराइयां, धार्मिक अंधविश्वासों से समाज पतन की ओर अग्रसर था। ऐसे में
ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा ज्ञान विज्ञान, नई तकनीक, नए प्रशासन की तरकीबें और स्वच्छ प्रशासन के आश्वासन निश्चय ही मन को लुभाने वाले थे। भारतेंदु ने लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन के प्रति लेख, कविताएं लिखकर जो अपनी श्रद्धांजलि प्रकट की, वह अकारथ नहीं थी। लॉर्ड लॉरेंस ने देश की आर्थिक उन्नति के लिए बहुत कुछ किया। किसानों के हित की सुरक्षा के लिए 1868 में पंजाब टेनेंसी एक्ट और अवध टेनेंसी एक्ट पास करवाया, जिसे इतिहासकारों ने लाभकारी एवं परोपकारी विधान माना। यह बात दीगर है कि ब्रिटिश सत्ता के ये सभी सुधार अपने पैर जमाने की चालबाज तरीकों का ही एक दिखावटी हिस्सा थे। लॉर्ड मेयो ने भी अपनी अल्प शासन काल में विदेशी राजाओं और प्रजा का आदर अर्जित करने के लिए अनेक कदम उठाए। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार मिटाने की व्यवस्था भी मेयो ने ही की थी। लॉर्ड रिपन ने अपने शासन काल के दौरान सुधार के जितने कार्य किए, उन्हीं के कारण उनकी प्रशंसा मिली। भारतेंदु ने रिपन नाटक लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतेंदु लॉर्ड रिपन पूर्ववर्ती सभी लॉर्ड शासकों में अंतर करते थे और बताते थे कि क्यों रिपन सभी लॉर्डों से अधिक सम्माननीय, प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। ध्यान देने की बात है कि भारतेंदु ने अंध राजभक्त नहीं थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन के प्रति उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियां इस बात की गवाह है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा धन लूट कर ले जाना, लॉर्ड लिटन के शासनकाल के दौरान 50 लाख से अधिक लोगों की अकाल में मृत्यु होना तथा उसके कुशासन की अनेक त्रुटियों की भारतेंदु ने कटु आलोचना की। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं देशभक्ति। 1858 से 1881 तक, यानी लॉर्ड रिपन के शासनकाल शुरू होने तक भारतेंदु की राजनीति समझ इस प्रकार की थी। वे जनता के दुख हो, पीड़ा हो, बदहाली आदि के को कभी प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा, कभी लॉर्ड के द्वारा महारानी तक पहुंचाने का अनुनय विनय करते रहे और महारानी को जनता का हित रक्षक मानते रहे। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र के शब्दों में जहां तक भारतेंदु की राष्ट्रभक्ति का सवाल है, वह भी काफी अरसे तक ऐसी राष्ट्रभक्ति है जिसमें देश दशा के प्रति पीड़ा, देशवासियों की दुर्गति पर क्षोभ और अवसाद, देशोद्धार की वास्तविक चिंता, देश की प्रति रूढ़ी जर्जर स्वरूप पर खेद और आक्रोश, अपनी परंपराओं पर गर्व, अपनी राष्ट्रीयता अस्मिता पाने की ललक तथा प्रगति के नए रास्तों पर देश को ले जाने की चिंता, पराधीनता तथा आर्थिक शोषण से उनकी मुक्ति की प्रबल आकांक्षा और उसके लिए किए गए प्रयास आदि तो है। परंतु यह सब राज्य राजेश्वरी के संरक्षण में हो सकेगा, इस बात का भोला विश्वास है। बाद में उपनिवेशी साम्राज्य की सुधारवादी नीति की कलई उनके सामने उतरती गई। वे इस बात को समझ गए कि साम्राज्यवाद सामंतवाद के साथ साथ हाथ मिलाकर वही पुराना लूट खसोट का खेल खेल रहा है और जनता का वास्तविक तकलीफों को दूर करने का कोई इरादा पाक साफ नहीं है। वे यह भी देख रहे थे कि अंग्रेजी सत्ता ने जनता और अपने बीच के लोगों को एक ऐसी जमात को प्रश्रय देकर खरीद लिया है जो अंग्रेजी सत्ता के न्यायिक होने का बिगुल बजाती रहे और बदले में लूट का हिस्सा हासिल करते रहे। इसलिए 1881 में रचित उनकी कविता विजय बल्लरी और 1884 में रचित विजयनी विजय वैजयंती में भारत के दुखों कष्टों का खूब वर्णन है, किंतु कहीं पर भी महारानी तक इन दुखों को पहुंचाने का आह्वान नहीं है। विजय बल्लरी अफगान युद्ध समाप्त होने पर और विजयनी विजय वैजयंती मिस्र विजय के बाद लिखी गई, लेकिन दोनों कविताओं का मूल्य लक्ष्य राजभक्ति प्रदर्शन नहीं है, बल्कि राजभक्ति को औजार बनाकर अंग्रेजों के शोषण अत्याचार को उद्घाटित करना तथा वीरतापूर्ण भारतीय संघर्ष की ऐतिहासिक परंपरा को उजागर करते हैं। अंडरग्राउंड के रूप से भारतवासियों को ललकारना है, ये वस्तुतः औपनिवेशिक सुधारवाद से मोहभंग कविताएं हैं। विजय बल्लरी में भारतेंदु ने अफगान युद्ध में भारतीय सैनिक की वीरता पर हर्ष व्यक्त किया, किंतु ऐसे युद्ध अंग्रेज क्यों लड़ते हैं, इससे किसे लाभ होता है, इसका स्पष्टीकरण भी देते हैं।
भारतेंदु की यही बदली हुई समझ नए जमाने की मुकरी में दिखाई देती है, जिसकी रचना उन्होंने 1884 में की थी। उपनिवेशी सुधारवाद की पोल इस मुकरी में पूरी तरह खुलकर सामने आ जाती है और अंग्रेज की अब लड़ाई झगड़े से नहीं, हंसकर चालबाजियां करके लूटने में लगे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय चेतना। इस प्रकार विजयनी विजय वैजयंती की कविता को लिया जा सकता है, जो लिखी तो मिस्र विजय के उपलक्ष्य में है, किंतु प्रकारांतर से औपनिवेशिक अंग्रेजी राज्य की चालबाजियां झूठे आश्वासनों को नंगा करती है। मिस्र विजय का अभिनंदन करते करते अचानक भारत का ऐतिहासिक गौरव, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव की याद और भारत की वर्तमान दुर्दशा का वो वर्णन करने लगते हैं। वे अब कोई ऐसा मौका नहीं खोना चाहते जिसमें भारत की वास्तविक स्थिति उसके लिए जिम्मेदार आदि प्रश्नों को सामने न लाए। मिस्र विजय की विजयोत्सव मनाने के लिए बनारस इंस्टीट्यूट की एक विशेष सभा 22 दिसंबर 1882 को बनारस के टाउन हॉल में हुई थी। वहीं भरी सभा में भारतेंदु ने एक कविता का पाठ किया। इस कविता में भारतेंदु ने अपनी समझ इस प्रकार से व्यक्त की, अर्थात अंग्रेज राज या ब्रिटिश राज में भारत की यह हालत हो गई थी कि सुख का लेश मात्र भी नहीं बचा था। इसी कविता में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भारतेंदु अपनी समझ का भी परिचय देते हैं। 1857 के संग्राम के बारे में भारतेंदु ने इससे पहले कोई टिप्पणी नहीं की थी। सिपाही विद्रोह को भारतेंदु गलत नहीं कठिन मानते हैं। इस बारे में डॉक्टर शंभुनाथ टिप्पणी करते हैं कि इन पंक्तियों को लगता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने समय के औपनिवेशिक आतंकवाद को पूरी तरह से जीकर लिखा है। उन्होंने सिपाही द्रोह को गलत नहीं कहा, बल्कि बतलाया है कि यह कितना कठिन काम था। इसके प्रतिशोध में अंग्रेज सेना ने देश के जनबल का इतनी निर्ममता से नाश किया कि अब भय से भारतवासी कहीं सिर नहीं उठा सकते थे। भारतेंदु कार्ल मार्क्स के समकालीन थे। 1857 के प्रति उनका नजरिया भी क्रांतिवीर था। मार्क्स ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय कहकर मर्यादा दी, भारतेंदु ने कठिन कहकर दी। देश की तत्कालिक दुर्दशा का भारतेंदु ने यथार्थ चित्रण किया है, साथ ही उसके कारणों का खुलासा भी करते हैं। अतीत के वर्णन के साथ ही यह वे भी बताते चलते हैं कि उनका इतिहास कितना गौरवशाली था। प्रबोधनी कविता में उन्होंने इस प्रकार से लिया। तो आप लोग एक एक कविता को आप लोग याद कर लीजिएगा एग्जामिनेशन में। अगर आप लिखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाएगा। देशवासियों ने राजपाट धन के साथ साथ ज्ञान और शक्ति भी खो दी। बुद्धि, वीरता, उत्साह, समृद्धि, सूरत दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। आलस, कायरापन का ही साम्राज्य चहुओर दिखाई पड़ता था। मूर्खता, दुश्मनी, आपसी फूट में देश डूबा हुआ है। देशवासी कोई कला नहीं सीखते, पशुओं की भांति केवल उदर पूर्ति में लगे रहते हैं और सारा धन विदेश जा रहा है और किसी को कोई चिंता नहीं है। विदेशी माल इस्तेमाल किए बिना मानो इनका कोई काम नहीं हो सकता। भारतेंदु की नजर में भारत की ऐसी दशा का सबसे बड़ा कारण आक्रमणकारी अंग्रेज है। दूसरा कारण जनता में रूढ़िवादिता, धर्मधत्ता का और सामाजिक रूढ़ियां है। तीसरा कारण आलस्य, अपव्यय, झूठी शान शौकत तथा चौथा कारण यह है कि उनकी कायर प्रवृत्ति। देशवासियों को ये कारण बताकर अपनी कविताओं में वे उन्हें फटकार भी लगाते हैं और सुधरने का आह्वान भी करते हैं। देश की उन्नति के लिए सब कुछ भूलकर उच्च नीच जाति छोड़कर एक होने की प्रेरणा भी देते हैं। भारत की तत्कालिक दुर्दशा का भी भारतेंदु ने खुलकर अपनी कविताओं में यथार्थ चित्रण किया है। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो ब्रिटिश राज पर भारत से आरंभ करके भारतेंदु की राजनीतिक समझ औपनिवेशिक सुधारवाद, साम्राज्यवाद और सामंतवाद की चालाकियों को समझने में और उन्हें नंगा करने में सक्रिय हुए हैं। इसलिए भारतेंदु की कविताएं यदि एक और राष्ट्रभक्ति का भ्रम पैदा करती है तो दूसरे ही क्षण दुर्दशा के कारणों का खुलासा करते हुए राष्ट्रीय एकता के लिए जनता को एकजुट होने का आह्वान भी करती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आज भारतेंदु हरिश्चंद्र की आधुनिक कविताएं के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।